12th से लेकर अभी जहाँ पर जिस पोजीशन पर हूँ मैं, यहाँ पर मैं कैसे पहुँची हैं। इवन जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जितने भी हैं, सब यही बोलते हैं कि यार तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तेरी जॉब लग गई। और हर एक मिडिल क्लास गर्ल का सपना होता है कि वो फाइनेंशियली वो स्टेबल हो और जिसकी वजह से वो अपने मम्मी पापा को सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली। घोषित कर दिया जाता है कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। कैसे बनी मैं एट द एज ऑफ 23 एक एसोसिएट प्रोफेसर इन अडर 24/7। आज के इस वीडियो के अंदर मैं अपनी पूरी जर्नी को शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, आपके भी कुछ ऐसे सपने हैं, तो ये जो वीडियो है ये आपको ये बताने जाएगी कि लाइफ में ना स्ट्रगल तो होता ही है, हर किसी की लाइफ में खुद का स्ट्रगल होता है, लेकिन हार्डवर्क कितनी कर रहे हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत ही बढ़िया हो। तो मेरा नाम है सुधा और मैं हूँ एक एसोसिएट प्रोफेसर इन अडर 24/7, जहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ CUET PG इंग्लिश लिटरेचर। तो बात है ये 12th की। 12th से लेकर, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि 12th से लेकर अभी जहाँ पर जिस पोजीशन पर हूँ मैं, यहाँ पर मैं कैसे पहुँची, क्या था वो सफ़र, क्या थे वो दिन, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। हम बहुत ऐसा नहीं है कि मैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और हर एक मिडिल क्लास गर्ल का सपना होता है कि वो फाइनेंशियली वो स्टेबल हो और जिसकी वजह से वो अपने मम्मी पापा को सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली। तो व्हाट हैपन, 12th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और 12th में आई गॉट 90%। और मैंने आर्ट्स से ही अपना किया है कंप्लीट। 12th में मेरे पास आर्ट्स थी। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को तो पहले ही घोषित कर दिया जाता है कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जब 90% आई 12th में, उसके बाद आई गॉट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर किसी का सपना होता है कि यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन हो जाए बस। तो मेरा भी ऐसा था, मुझे भी क्रेज़ था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए मेरा, और तभी मैंने इंग्लिश ऑनर्स वहाँ पर चूज़ किया। ऑल्दो मुझे पता नहीं था कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसके अंदर करियर क्या, अपॉर्चुनिटी क्या रहने वाली, कुछ नहीं। बस मुझे जो मिला वहाँ पर, तो मैंने इंग्लिश ऑनर चूज़ कर लिया। और उसके बाद मेरा दयाल सिंह कॉलेज साउथ कैंपस में एक अच्छा कॉलेज है, वहाँ पर मेरा एडमिशन हो गया था। अब एडमिशन जब मेरा हो गया तो उसके बाद क्या होता है, देखो मिडिल क्लास फैमिली की एक, आप सभी को, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप ये रियलाइज़ कर पाओगे, खास करके अगर आप गर्ल हो तो हमेशा से ना लड़कियों के अंदर ये होता है कि उन्हें ना थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि किस तरीके से वो अपने मम्मी पापा से पैसे कैसे मांगे। तो अब मेरा ऐसा था कि डेली अप डाउन के 100 और 150 रुपीज़ मेरे लगते थे। तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता था कि कैसे मैं पापा से डेली कैसे पैसे मांगूँ, और थोड़ा सा अजीब लगता था, बिकॉज आई नो फाइनेंशियली हम इतने ज़्यादा वेल नहीं हैं। तो जिसके बाद ना धीरे धीरे करके मैंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल ओपन किया था उस टाइम पर, ताकि मैं थोड़े बहुत अपने पैसे खुद से कमा सकूं यूट्यूब से, जो कि मुझे उस टाइम पर मिलना शुरू नहीं हुए थे। ओके, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पर। अच्छा, उस टाइम पर हुआ क्या था कि मेरी ग्रेजुएशन में ऐसा था, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया था, बट क्योंकि मैंने अपनी 12th तक मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से की है, तो गवर्नमेंट स्कूल में इतना ज़्यादा एक्सप्लोर आपको करने का मौका नहीं मिलता है। और ऑब्वियसली मैं हमेशा से एक इंट्रोवर्ट पर्सन रही हूँ। तो वहाँ पर भी ग्रेजुएशन में भी मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके साथ ना मैं इतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाई। वो बाहर घूमने जाया करते थे, मैं नहीं जाती थी, बिकॉज आई नो कि अगर बाहर जाएंगे तो और ज़्यादा खर्चा लगेगा और इतने पैसे मेरे पास है नहीं। तो मैं अपने आप को कम से कम एक्सप्लोर किया करती थी बिकॉज ऑफ मनी और बिकॉज ऑफ मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन थी। खैर, ग्रेजुएशन का टाइम जैसा भी गया बढ़िया गया। उसके बाद आते हैं मास्टर्स की बात करते हैं। तो ग्रेजुएशन में ही फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिसाइड कर लिया था ग्रेजुएशन के टाइम पर ही कि मुझे UGC नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तभी मुझे पता चला था कि नेट का एक ऐसा एग्ज़ाम होता है, अगर इसको क्वालिफाई कर लेते तो हम प्रोफेसर बनते हैं, कॉलेज में जाकर पढ़ाने का मौका मिलेगा, प्रोफेसर बनेंगे। तो मैंने उसी टाइम से ही ग्रेजुएशन में ही मैंने
अपना सिलेबस वगैरह लिख लिया था कि मुझे यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। लेकिन ऑफ कोर्स उस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या होती है, जब आप मास्टर्स में होते हो तभी आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अब मेरा मास्टर्स का टाइम आता है, ग्रेजुएशन मेरा अच्छे से कंप्लीट हुआ, आई गॉट फर्स्ट डिवीजन इज इन ग्रेजुएशन। अब मास्टर्स के टाइम पर क्या हुआ था, वहाँ पर उस टाइम तक CUET का एग्ज़ाम आ गया था। तो CUET का एग्ज़ाम के थ्रू आप जो भी यूनिवर्सिटी है, जो टॉप यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मास्टर्स आपको करने के लिए CUET एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है। एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने फॉर्म वगैरह सब कुछ फिलअप कर दिया था। अब हुआ क्या, उस टाइम पर कोविड की सेकेंड वेव आ गई थी और सेकेंड वेव में मेरे घर में मेरे दादा को कोविड आ गया था। और वो टाइम बहुत ही ज़्यादा लाइक, मैं अगर आज भी वो टाइम याद करती हूँ ना, तो मतलब बहुत अजीब सा फील होता है मुझे कि किस तरीके से कोविड था। हम सारे घर वाले घर के अंदर पैक थे, हमारे आसपास वाले लोग ही हमारे ऐसा लग रहा था दुश्मन बन गए हैं। सबके सब हमसे बोला करते थे कि घर से बाहर मत निकलो, कोई भी घर से बाहर मत निकलना वरना हमें भी हो जाएगा। इस तरीके का बिहेवियर सभी का रहता था। लेकिन ऑल दो भगवान की कृपा थी कि मेरे जो दादा थे वो बिल्कुल ठीक हो गए कोविड के टाइम पर, मतलब कोविड से उभर गए, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन कोविड की वजह से हुआ क्या कि मैं अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देने नहीं जा पाई। तो वहाँ पर अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम, पहले तो एक रीज़न ये था कि कोविड की वजह से, और दूसरा रीज़न ये भी था कहीं ना कहीं कि जब ग्रेजुएशन में ही ऑब्वियसली ग्रेजुएशन में भले ही ड्यू था, ड्यू में हमारी जो फ़ी लगती थी वो 11,000 और 12,000 पर ईयर की फ़ी लगती थी। तो ग्रेजुएशन में तो चलो कैसे तैसे हो गया, लेकिन आई थॉट कि यार मास्टर्स में देन उसके बाद और ज़्यादा खर्चा लगेगा। तो इतना मतलब कि मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा था कि कैसे लाइक हाउ कैन आई डिमांड टू माय पेरेंट्स कि इतना इतना खर्चा जो है वो मास्टर्स में लगने वाला है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम SOL से करते हैं। तो मैंने SOL से अपनी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स। तो मास्टर्स के साथ साथ मैंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, मास्टर्स भले मैं SOL से कर रही हूँ, और उसी के साथ साथ मैंने सेल्फ स्टडी की और मैंने मास्टर्स के सेकेंड ईयर में ही मैंने अपना UGC नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। अब UGC नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई ऐसे ही नहीं हो गया, तो उसमें भी कई सारे बहुत सारा सफ़र उसमें भी तय किया था मैंने। हुआ क्या, UGC नेट एग्ज़ाम हुआ था 2024 जून में। अब मैंने बहुत दिन रात मेहनत करके मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। मुझे ये था यार कि अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, मेरा जॉब नहीं लगी तो फिर मैं मतलब मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं इतने टाइम से पढ़ रही हूँ, क्या फ़ायदा पढ़ाई करने का। और ऑब्वियसली यार ताने तो हमेशा हर घर में ताने मिलते हैं कि उसकी बेटी देखो 40,000 कमा रही है, उसकी बेटी देखो वो यहाँ पर जॉब लग गई है, उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। तो ऐसे सुन सुन कर ना बहुत ज़्यादा मतलब पिस्ड ऑफ हो गई थी। तो तभी मैंने ये डिसाइड किया था कि यार मुझे अभी इसी ईयर में मुझे जॉब तो चाहिए ही चाहिए, वरना फिर पता नहीं क्या होगा मेरा। मुझे ऐसा फील होता था कि मेरा फ्यूचर तबाह हो जाएगा अगर जॉब नहीं मिली तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सबको। रात रात भर मैं पूरी रात में पढ़ा करती थी, पूरे पूरे दिन में पढ़ा करती थी। मेरे मम्मी पापा ऐसे हो गए थे कि ये तो तबीयत ख़राब हो जाएगी इसकी, क्या हो क्या गया है, इसको इतना ज़्यादा मत पढ़। जो मेरे मम्मी पापा जो पहले बोला करते थे पढ़ पढ़ पढ़, वो अब मुझे बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा मत पढ़ो, सेहत के लिए हानिकारक है, थोड़ा आराम कर लिया कर, थोड़ा रेस्ट कर लिया कर, बाहर घूमने चली जाया कर। वो ऐसे मुझे अब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो बट मैं लिटरली आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसे आँख बंद करती थी ना, आँख बंद कर कर भी मेरे दिमाग में वही चलता रहता था कि व्हाट इफ़ जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, कैसी चीज़ें होंगी, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, मैं क्या करूँगी फिर इन फ्यूचर में। जॉब नहीं लगी, मेरा अगर नेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। मतलब इस तरीके से ट्रॉमेटिक सपने मुझे आते थे और मतलब मेरा दिमाग पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि ट्रॉमा में चला गया था। और उसी ट्रॉमा की वजह से मेरा मन ऐसा करता था कि मैं पढ़ती रहूँ और ना नींद आती थी, ना मुझे मतलब कि कहीं बाहर जाने का मन करता था, किसी से बात तक करने का मन नहीं करता था। मैं पूरी तरीके से आइसोलेटेड हो गई थी कुछ महीने के लिए। देन उसके बाद आता है जून का एग्ज़ाम। तो जून में फाइनली मेरी अच्छे से प्रिपरेशन हो गई थी, तो मैंने जून का 2024 में मैंने अपना अटेम्प्ट दिया था। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पर बता देती हूँ कि जून वाला जो अटेम्प्ट था ना, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिसंबर में दिया था। दिसंबर से मैंने मतलब नवंबर से अपनी तैयारी करना शुरू की थी। ऑब्वियसली क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस इतना वास्ट है, तो
तैयारी में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो दिसंबर का जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मैंने जस्ट फॉर ट्रायल दिया था, वहाँ पर मैंने मेहनत नहीं की थी। और मेहनत नहीं की थी, रिज़ल्ट मुझे पता था कि ऑब्वियसली नहीं क्लियर होगा, तो मुझे इतना अफसोस भी नहीं हुआ था। लेकिन जब दोबारा दिसंबर के बाद जब मैंने मार्च से अपनी पढ़ाई करना, लगन से मार्च से मैंने अपनी पढ़ाई करना शुरू की थी, और मैंने अब डिसाइड किया था कि दिसंबर वाला तो हो गया, लेकिन जून वाला मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अगर जून वाला क्लियर नहीं होगा तो दोबारा से दिसंबर 2024 वाला दोबारा दूंगी, और क्या होगा पता नहीं। तो इस वजह से जून को ही मैंने अपना फाइनल अटेम्प्ट मानकर चला था, और तभी मैंने जून में बहुत अच्छे से मैंने तैयारी की। जून में फाइनली आता है वो एग्ज़ाम का दिन, एग्ज़ाम होता है, सीबीटी मोड में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। एग्ज़ाम में उसी टाइम पर, जून वाला जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसी टाइम पर वहाँ पर एग्ज़ाम में चेंजेस कर दिए एनटीए ने। क्या चेंजेस किए कि अभी पहले जो सीबीटी मोड में यानी कंप्यूटर पे जो एग्ज़ाम होता है, अब वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं रहेगा, अब पेन एंड पेपर मोड वाला एग्ज़ाम यहाँ पर लेकर आ गए। तो फिर भी मैंने अपनी तरफ से फुल एफर्ट किए, और पेन एंड पेपर में आई थॉट कि बहुत अच्छा रहेगा, ये तो मतलब बढ़िया ही है, सोने पे सुहागा हो गया, इसमें और अच्छा जाएगा। लेकिन पेन एंड पेपर मोड में मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया था। तो मतलब कि ठीक गया मेरा एग्ज़ाम, मैंने बाहर आई, एग्ज़ाम हॉल के बाहर आकर मैं चेक कर रही हूँ कि कितने मार्क्स मुझे मिले होंगे। तो अप्रॉक्स मेरे उस टाइम पर बन रहे थे कि उस टाइम पर मेरे 200 के अराउंड मेरे मार्क्स बन रहे थे। देन मैं आराम से चिल लूँ कि यार पास हूँ, मेरे मतलब कि सर से इतना बड़ा जो भार था ना, वो इतना रिलैक्स मुझे फील हो रहा था। देन नेक्स्ट डे मैंने अपना मतलब सब कुछ बंद है, कोई मैं फ़ोन नहीं चला रही हूँ, मैं बस चिल हूँ, शांत हूँ, कुछ दिन रिलैक्स कर रही हूँ। नेक्स्ट डे मैंने देखा कि यार ये यूट्यूब पर इतना वायरल किया जा रहा है, यूट्यूब पर री एग्ज़ाम वायरल क्यों हो रहा है। देन उसके बाद आई सॉ अ वीडियो, वहाँ पर दिखा दिया कि जो हमारा एग्ज़ाम जो मैं देकर आई हूँ वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, और ये एग्ज़ाम अब दोबारा से होगा, री एग्ज़ाम होगा। मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ कि मतलब मैंने लिटरली जो 3 महीने से जो मेहनत कर रही हूँ, दिन रात एक कर रही हूँ, इतना अच्छा पेपर देकर आई हूँ, और क्या हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया इन लोगों ने। तो मुझे इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम की डेट आई, और अगस्त में हमारा एग्ज़ाम होना था। तो जब अगस्त में हमारा एग्ज़ाम होना था, तो उस टाइम पर ये हुआ कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का, सच बताऊँ तो अगस्त वाले एग्ज़ाम के लिए मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी इतना दिमाग ख़राब हो चुका था पढ़ कर। तो मैंने नॉर्मली रिवीजन वगैरह की थी, नॉर्मली इतना ज़्यादा मैंने अगस्त के लिए तैयारी नहीं की थी। तो अगस्त में मेरा एग्ज़ाम हुआ, और एग्ज़ाम अच्छा गया। और देन उसके बाद आता है रिज़ल्ट वाला डे। तो रिज़ल्ट से पहले यहाँ पर क्या होता है, फ़ाइनल आंसर की आउट होती है। तो फ़ाइनल आंसर की आउट हुई, फ़ाइनल आंसर की से भी पहले प्रोविज़नल आंसर की आउट होती है। तो प्रोविज़नल आंसर की जब आउट हुई, मैंने चेक किया, और मैंने कैसे चेक किया, मैंने ये देखा अपना पेपर, आंसर की मैचिंग मैंने ऐसे की 1 2 3 4 5 6 जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने मैच कर लिया। और देन आई सॉ कि यार यहाँ पर तो मेरे 20 क्वेश्चंस भी करेक्ट नहीं हो रहे। तो मैं इतना रो रही, मुझे इतना रोना आ रहा कि ये हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मेरे 20 क्वेश्चंस भी नहीं सही हो रहे, ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो झोल है यहाँ पर। मुझे लगा कि फिर से री एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ पर। तो अब उसके बाद मैं रोती रही, रात भर रो रही हूँ। नेक्स्ट डे सुबह उठकर आई रियलाइज़ कि मैंने गलत चेक किया है, मैंने क्वेश्चन आईडी से मैच करके चेक ही नहीं किया है। तो क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने दोबारा से मैंने चेक किया, और इस बार मैंने क्वेश्चन आईडी से मैच करके मैंने प्रोविजनल आंसर की से मैंने चेक किया। एंड देन फाइनली मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि वहाँ पर मेरे अच्छे खासे मार्क्स बन रहे थे। और देन उसके बाद हुआ क्या, फाइनली रिज़ल्ट का दिन आता है। तो फाइनल आंसर की आउट हुई, और उसके बाद 1-2 दिन बाद और विदिन 24 आवर्स ही रिज़ल्ट आउट हो जाता है। रिज़ल्ट आउट हुआ, शाम के 7-8 बज रहे थे, और उस टाइम पर मैं नॉर्मली एक बुक रीड करी थी, लैपटॉप के पास बैठी थी, और तभी मैंने देखा कि रिज़ल्ट आउट हो गया है। और सबसे पहले मैं भग गई, भगवान के सामने मैंने हाथ जोड़ा। हाथ जोड़ने के बाद मैंने चेक किया कि क्या रिज़ल्ट है, और जैसे ही वहाँ पर मैंने देखा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर यूजीसी नेट, आपका नेट प्लस में पीएचडी क्वालिफाइड हो गया है।
दैट वॉज द मूवमेंट। मेरी आंखों में आंसू, लिटरली मेरी आंखों से आंसू निकल रहे। मैं मतलब रोना मुझे इसलिए आ रहा, खुशी के आंसू, जो पहली बार ज़िंदगी में मैंने रियलाइज़ किया कि खुशी के आंसू किसे कहते हैं। जब हम मेहनत करते हैं ना, दिन रात एक मेहनत करी है हमने, और देन उसके बाद हमें अच्छा रिजल्ट जब मिला, वो भी इतना सब्र करने के बाद, तो आई रियलाइज़ कि खुशी के आंसू किसे कहते हैं। मैं रो रही हूँ, इतने ज़ोर ज़ोर से मुझे रोना आ रहा है। आई कॉल्ड माई फ्रेंड और उसको मैंने फटाफट से बताया कि मेरा नेट क्वालिफाई हो गया है। सबको बताया, मम्मी पापा सबको बताया कि नेट क्वालिफाई हो गया। एंड मम्मी के रिएक्शन वाज लाइक कि हाँ मुझे तो पता ही था कि तेरा हो ही जाएगा क्वालिफाई, तू इतनी मेहनत कर रही है तो ऑफकोर्स तेरा हो ही जाना था क्वालिफाई। मैं ऐसे रिएक्शन देख कर कि मम्मी मैंने लिटरली पूरे दिन रात एक करके मेहनत की है, तो मम्मी ने बोला हाँ मुझे पता है तूने मेहनत की है तो हो ही जाना था क्वालिफाई। तो वो मूवमेंट ऐसा था कि ठीक है बहुत अच्छा हुआ, क्वालिफाई हो गया। अब देखो नेट क्वालिफाई करने के बाद दोबारा से खुद का स्ट्रगल यहाँ पर शुरू हो जाता है। नेट तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो नेट तो क्वालिफाई हो गया, लेकिन अब मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँ तो कहाँ करूँ अप्लाई। तो मैंने नेक्स्ट डे से ही मैंने सर्च करना शुरू कर दिया कि कहाँ से वैकेंसी, मतलब कि कैसे मैं अप्लाई करूँ, कौन सी वैकेंसी आउट हुई है नहीं आउट हुई है। तो मैंने सबसे पहले तो अपनी इंडेड पर प्रोफाइल बनाई, मैंने लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाई अपनी, और इसके साथ साथ मैंने क्या किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी पर जो वैकेंसी आउट होती रहती है ना, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल मैंने चेक किया। उस टाइम पर वैकेंसी आउट हो रखी थी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर की वैकेंसी आउट हुई थी। और वैकेंसी में ऐसा था कि आपको दिया जाता है कि एक वैकेंसी है, सिंगल एक वैकेंसी है आउट हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और कोई एक कॉलेज में, साउथ कैंपस का कॉलेज था, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, वहाँ पर एक वैकेंसी आउट हुई थी। तो मैंने वहाँ पर फॉर्म फिल कर दिया, इंटरव्यू का डेट आ गई। साथ के साथ दूसरी साइड मैंने देखा कि यार यहाँ पर अड्डा 24/7 में भी एक वैकेंसी आउट हुई है, और वहाँ पर सच बताऊँ अड्डा 24/7 में इंग्लिश के लिए वहाँ पर वैकेंसी आउट हुई थी। तो अड्डा 24/7 में मैंने अप्लाई किया, वहाँ से कॉल आया, रिवर्ट बैक किया उन्होंने कि मतलब कि इंटरव्यू के लिए आ जाओ। अब हुआ क्या, सिनेरियो यहाँ पर ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया है, वहाँ पर इंटरव्यू है, इधर से अड्डा 24/7 का कॉल आ रहा है, इधर इंटरव्यू है। तो मैंने डिसाइड किया कि ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर इंटरव्यू देने जाऊँगी तो वहाँ पर मेरे जैसे तो नहीं, बल्कि मेरे से हायर लेवल के आए होंगे, जिनका JRF क्वालिफाई होगा, जो PhD कर रहे होंगे, जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा। तो मैंने सोचा कि वो तो मुझे कतई नहीं रखने वाले। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्किप करके मैंने अड्डा 24/7 में गई इंटरव्यू में, गुड़गांव में इंटरव्यू था मेरा। तो मैं अपने फर्स्ट डे इंटरव्यू में गई। तो पहले दिन क्या हुआ था, अड्डा 24/7 में एक्चुअल में उन्होंने क्या करवाया, वहाँ पर बेसिकली मेरा इंटरव्यू हुआ, और सबसे पहले मेरे 3 टेस्ट लिए गए थे, रिटन टेस्ट हुए, और वो भी मेरा लॉ कैटेगरी के लिए मेरा टेस्ट लिया गया था। लॉ में जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो वहाँ पर मेरा रिटन टेस्ट हुआ, तो वो रिटन टेस्ट मेरा हो गया, क्वालिफाई हो गया। देन उसके बाद दोबारा से उन्होंने पूछा कि अच्छा आप लोगों ने, आपने तो इंग्लिश लिटरेचर की है ना, तो देन उन्होंने दोबारा से मेरा टेस्ट लिया, और इस बार उन्होंने मेरा इंग्लिश लिटरेचर का टेस्ट लिया। पहले इंग्लिश ग्रामर का लिया था, इस बार उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर का टेस्ट लिया। इंग्लिश लिटरेचर का टेस्ट भी मैंने अच्छे से दिया, क्वालिफाई, वहाँ पर भी उनको इंग्लिश लिटरेचर के लिए ज़्यादा सूटेबल मैं लग रही थी, तो वहाँ पर भी मेरा हो गया क्वालिफाई। अब उनका ये था कि किस में रखे हम इन्हें, या तो लॉ में रखेंगे या तो फिर हमें इन्हें CUET PG इंग्लिश लिटरेचर में रखेंगे। तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरे एक मैनेजर से इंटरव्यू, HR से होता है, मैनेजर से होता है, एंड देन डायरेक्टर से इंटरव्यू होता है। तो मेरा HR से हो गया था, मैनेजर से मेरा इंटरव्यू हुआ, और उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे कि मतलब कि लिटरेचर से ही उन्होंने रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि जानने के लिए कि ये सामने वाला जो पर्सन है वो कितना कॉन्फिडेंट है, कितना मतलब कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, और कितनी नॉलेज है, ये जानने के लिए। तो उन्होंने नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से लिटरेचर के लिए पूछे। देन उसके बाद दोबारा क्या हुआ, मेरा डायरेक्टर के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ। अब डायरेक्टर के साथ इंटरव्यू हो गया, सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया से हो गई। इंटरव्यू एंड होने के बाद वहाँ पर जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने, क्योंकि अक्टूबर का टाइम था, अक्टूबर में ये जो था मैंने इंटरव्यू दिया था, अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, अक्टूबर में रिज़ल्ट आया था, अक्टूबर में एक हफ़्ते बाद ही, रिज़ल्ट के एक हफ़्ते बाद ही मैंने अप्लाई किया था। तो दिवाली का टाइम था, दिवाली से पहले का टाइम था। तो उन्होंने मेरे से ये बोला, इंटरव्यू एंड हो गया, उन्होंने बोला मेरे से कि हैप्पी दिवाली।
तो हैप्पी दिवाली सुनकर मुझे थोड़ा-सा ना बड़ा ऐसा फ़ील हुआ कि यार अब तो नहीं लगने की जॉब। अब तो मैं गई, अब तो नहीं लेने की ये क्यों? क्योंकि हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं और अभी दिवाली क्या मतलब दिवाली तो अभी थोड़ा टाइम है, यानी कि ये लोग मुझे मना कर रहे हैं और मैं कभी इस कंपनी में दोबारा वापस आने नहीं वाली हूँ, तभी तो ये हैप्पी दिवाली विश कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार ये नहीं बुलाने के मुझे। देन फिर भी एक होप थी, एक उम्मीद थी मेरे दिल में कि हाँ, शायद मे बी बाय चांस हो जाए। देन उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे कॉल आता है, एचआर से कॉल आता है और उन्होंने बोला मुझे कि सुधा, हम आपको सीयूईटी पीजी इंग्लिश लिटरेचर के लिए हम आपको रखते हैं और क्या आप करना चाहोगे हमारे साथ जॉब? तो मैंने बोला यार ये कोई क्वेश्चन है कि मैं तो यार यहाँ पर बैठ कर इंतज़ार कर रही हूँ कि हाँ, मैंने बोला हाँ मैं करना चाहूँगी जॉब। तो उन्होंने सारी चीज़ें मेरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैं गई थी और सारी चीज़ें वहाँ से हुई। देन उसके बाद से लेकर आज तक आई एम वर्किंग इन अडर 24/7। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी जो कि मैंने फेस की है। वैसे मैं ये बता देती हूँ, देखो अगर एक चीज़ है, अभी जैसे मैं आज अडर 24/7 में वर्क कर रही हूँ, तो हर कोई ना ये कहता है मुझसे कि ना यार तेरी तो किस्मत अच्छी थी, तो तेरी जॉब लग गई। क्योंकि ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो अदर फ्रेंड्स हैं, वो अभी भी दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग कि नेट क्वालिफाई हो जाए, जॉब लग जाए। दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग बेसिकली। ओके, तो सब ये कहते हैं, इवन जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जितने भी हैं, सब यही बोलते हैं कि यार तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तेरी जॉब लग गई, और क्वालिफाई होने के बाद ही इतनी कम उम्र में तेरी जॉब लग गई, तो तेरी किस्मत अच्छी थी। तो हर कोई देखो ये बोल रहा है आज कि तेरी किस्मत अच्छी थी, लेकिन ना अगर मैं नहीं क्वालिफाई होती, अगर मेरी जॉब नहीं लगी होती, तो पता है हर कोई क्या बोलता कि तूने तो मेहनत ही नहीं की, तू तो करना ही नहीं चाहती थी जॉब, इसलिए तूने किया ही नहीं कुछ। कोई भी आपको आपकी मेहनत के लिए प्रेज़ नहीं करेगा कि आपने मेहनत की है, आपने हार्डवर्क किया है, तभी आप यहाँ पर पहुँचे हो, तभी आप इस पोजीशन पर पहुँचे हो। कोई भी आपको प्रेज़ नहीं करेगा आपकी मेहनत के लिए। तो उनको ऐसा है, तो मैं आप लोगों को जस्ट सिंपली ये बताना चाहती हूँ कि लोग यार होते ही ऐसे हैं। आप अगर कुछ अच्छा करोगे तो भी उसमें बोलेंगे कि किस्मत अच्छी है, अगर नहीं कर पाओगे तो बोलेंगे कि मेहनत नहीं की तूने इसलिए नहीं हो पाया, मेहनत करती तो हो जाता। ओके, तो ये था मेरी पूरी जर्नी। और जो मेरा सपना था ना, वो मुझे लगता है कि ठीक है, चलो मानती हूँ मैं किस्मत थी, लेकिन किस्मत के साथ साथ मैंने मेहनत भी की है, मैंने हार्डवर्क भी किया है, इसीलिए किस्मत मेरे साथ है। तो आप अगर हार्डवर्क करोगे तभी आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी, अगर हार्डवर्क नहीं करोगे तो आपके साथ आपकी किस्मत नहीं रहेगी। अगर 10 जगह भटकोगे कि ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप लोगों को मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि जहाँ पर मैं पहले सोचा करती थी कि यार 100 रुपये कैसे खर्च करूँ, और मेरे पास मतलब कि आपको मतलब कि मैं ये बताती हूँ कि फाइनेंशियली मैं इतने पैसे बचाया करती थी ना कि मैं 2-2 किलोमीटर तक मैं पैदल चली जाया करती थी, सिर्फ़ और सिर्फ ताकि मेरे 10 रुपये या 20 रुपये बच जाएँ। लेकिन अभी मैं फाइनेंशियली मैं इतनी स्टेबल हूँ कि मतलब कि भगवान की कृपा है बस, कि फाइनेंशियली सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। मैं अपने मम्मी पापा को आराम से जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं वो मैं पूरा कर रही हूँ, अपनी खुद की ख्वाहिशों को मैं पूरा कर रही हूँ। और क्या चाहिए यार लाइफ में, और क्या चाहिए लाइफ में, जो हमने सपने सोचे हैं वो पूरा कर रही हूँ। फाइनेंशियली मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, भगवान की कृपा से और खुद की कृपा से मेहनत की है मैंने। तो बस मैं आप लोगों से इस वीडियो के थ्रू बस यही बोलना चाहूँगी कि बस यार लगे रहो, कंसिस्टेंसी से लगे रहो, सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेना, बस अपने ऊपर भरोसा रखो और अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखो। आई होप कि आपको ये जो मेरी जर्नी थी इससे बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। तो आपको अगर स्टिल कोई डाउट रहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, नेक्स्ट स्टोरी टाइम हम उसके ऊपर बना लेंगे। अच्छा, मैं अलग से वीडियो, क्योंकि आप लोगों की क्वायरी भी आती रहती है कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या इंटरव्यू हुआ था, तो इसके ऊपर भी कि आपको टॉपिक चाहिए या नहीं चाहिए, बनाऊँ वीडियो या नहीं बनाऊँ, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। बाय बाय एवरीवन, बाय।